ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। काफी दिनों बाद हम बायोलॉजी आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से सुनेंगे क्या कह रहा हूं मैं। राजीत है ना इसमें? फरहान हैंड रेज किया आपने। फरहान, आपको मैं अनम्यूट किया मैंने। बताओ बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम है? फरहान, क्या कह रहे हो? नो सर, वो गलती से हो गया था। बेटा पता है, ये आज सुबह से मेरे साथ 8th टाइम हुआ है, 8वीं बार। आई एम हैविंग यूनिट टेस्ट इन माई साइंस। सम्यक यूनिट टेस्ट साइंस इन माय स्कूल। स्कूल तो ओपन नहीं है, कैसे कैसे यूनिट टेस्ट करोगे? ठीक है सम्यक, हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको ऑनलाइन स्कूल टेस्ट है तो बेटा अभी तो ऑनलाइन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको कॉल पे कॉल करूंगा आपको क्लास के बाद। प्रॉब्लम नहीं लो, ठीक है। हम बात करेंगे कॉल पे, फिर उस पर मैं आपको आइडिया बता दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो रेज हैंड हो रहा है, तो काफी बार हो चुका है। आज सुबह से मेरे साथ मैं कई बार लोगों को अनम्यूट कर चुका हूं, तो कोई बात नहीं, इसका ध्यान रखेंगे। बाई मिस्टेक ऐसा कम हो, डिस्टर्ब होता है बीच में। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। अभी तक मैंने आपको स्टार्ट किया था बेटा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं। राजीत नहीं है मैम, राजीत नहीं है, कॉल कर दीजिए। ठीक है बेटा, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था, हमें पता है लाइफ प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने खत्म किया। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक। हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा बेटा, ऑटोट्रॉफिक के अंदर में पढ़ा कीमोसिंथेसिस। फिर इसके अंदर में बेटा हमने पढ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हमने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक के अंदर में हमने पढ़ा बेटा पैरासाइट। हमने पढ़ा सेप्रोफाइट। फिर हमने पढ़ा बेटा होलोजोइक। और ये होलोजोइक वाला हमने अमीबा में खत्म कर दिया, ह्यूमन पे आ गए थे। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए थे ह्यूमन पे। ह्यूमन में हमने पढ़ा होलोजोइक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। होलोजोइक क्या होता है? जब बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेशन करें, तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। होलोजोइक के अंदर में मैंने आपको बताया ह्यूमंस में 5 स्टेप बताए। इंजेक्शन कंप्लीट, हम पहुंच गए थे डाइजेशन पे। और डाइजेशन में मैंने आपको एक पार्ट स्टार्ट किया था माउथ, और वहीं पे हमारी लास्ट क्लास एंड हो गई थी। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि माउथ कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। मैंने लास्ट पॉइंट आपको लिखवाया है, माउथ सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट्स एन एंजाइम। एक एंजाइम निकालते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। यहीं पे हमारी क्लास खत्म हो गई थी। चलो मैसेज करो, आगे स्टार्ट करें, यस और नो? ठीक है डेल, आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो अर्नेश, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एंजाइम वर्ड आ गया, एंजाइम। और ये जो एंजाइम वर्ड है, इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जरूर। किसी ना किसी टेस्ट में जरूर क्वेश्चन मिलेगा एंजाइम पे बेस्ड। इसलिए मैं एंजाइम पहले क्लियर करना चाहता हूं आपको कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, अब देखो, एक दिन नीलाक्षी ने पूछा था कि बायो कैटालिस्ट क्या होता है। तो पहली बात यह है कि एंजाइम्स को हम बायो कैटालिस्ट बोलते हैं।
अभी जो बेटा मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, इसको आप जहां पे आप नोट कर रहे थे उस जगह पे नहीं लिखना, उसके आगे हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, माउथ के आगे और सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप एक दो पेजेस छोड़ के आगे लिखिए, अलग से ये नॉलेज है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं एंजाइम। देखो बेटा, कहीं और लिखना बेटा, उसमें नहीं लिखना, नोट्स में, ठीक है। एंजाइम, पहली बात मैंने बताई कि एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। एंजाइम बायो कैटालिस्ट। देखो, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट कोई भी रिएक्शन, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल, जो कोई भी कंपाउंड, कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट जो किसी रिएक्शन को कंट्रोल करे, कोई भी चीज, जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा कि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वहां पे सनलाइट एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। जब सनलाइट मिल रही तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो वहां पे सनलाइट एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो बेटा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करेगा, जो किसी रिएक्शन को पूरा होने में हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं कैटालिस्ट। सिर्फ कैटालिस्ट, केमिस्ट्री में उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी में हम उसी सब्सटेंस को बोलते हैं लिविंग, बायो लिविंग, उसी सब्सटेंस को बोलते हैं लिविंग कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट बोलते हैं उस सब्सटेंस को। और स्पेसिफिक, पर्टिकुलर हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं एंजाइम। देखते हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सलाइवरी एमाइलेज का। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं कि सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है। अब देखो बेटा, ये देखो, पहली बात, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये है एक एंजाइम, ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम को मैं नाम दे रहा हूं सलाइवरी एमाइलेज। बस समझा रहा हूं बेटा, ऐसा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता नहीं है कहीं, है ना, कहीं मन में बना लो। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एंजाइम काम कैसे करता है। ये देखो, मैंने इस एंजाइम को नाम दिया सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करेगा सलाइवरी एमाइलेज? ये सलाइवरी एमाइलेज किसी चीज को अपने से जोड़ेगा। मैं बताता हूं, यहां पे इसने जोड़ा, मैंने इस एंजाइम को दे दिया एक ये सब्सटेंस जो इसमें आके फिट हो जाएगा, जो आके इसमें फिट हो जाएगा। फिर अच्छा, मैं इसको नाम दे रहा हूं, इसको मैंने नाम दिया स्टार्च है। ये मैंने बोला ये है स्टार्च। और सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को अपने साथ जोड़ लेगा। जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कैसा दिखेगा? हमें दिखेगा कुछ, हमें दिखेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसे एग्जांपल है, जब ये दोनों जुड़ गए तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिला। जब जब ये स्टार्च एंजाइम के साथ जुड़ गया तो इस एंजाइम ने इस पे काम करना स्टार्ट किया, इस पे वर्क करना स्टार्ट किया। और ये एंजाइम की खासियत है सलाइवरी एमाइलेज की, अलग अलग एंजाइम अलग अलग काम करता है। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। कैसे? इसने इस पे काम किया और फाइनली फाइनली ये सलाइवरी एमाइलेज
इस पे काम जब कर लेगा तो अलग हो जाएगा। और जो ये था स्टार्च, इस स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज ने कई सारे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो सलाइवरी एमाइलेज ने किया क्या, स्टार्च का ब्रेकडाउन कर दिया। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम ये जो सलाइवरी एमाइलेज के टूटने वाली रिएक्शन थी इसको पूरा कर रहा है, रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहा है। देखो बेटा, हम माउथ में जब चबा रहे थे फूड, स्टार्च को जब हम चबा रहे थे, जब हम उसकी च्यूइंग कर रहे थे, तब भी हम स्टार्च को तोड़ रहे थे। लेकिन जब उसमें एंजाइम हमने मिला दिया, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स ने, पैरोटिड ग्लैंड ने, सब लिंगुअल ग्लैंड ने, सब मैंडिबुलर ग्लैंड ने, ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड ने जब सलाइवरी एमाइलेज रिलीज किया, तो सलाइवरी एमाइलेज ने इस स्टार्च का ब्रेकडाउन कर दिया। क्या जरूरत है हमें, हम वैसे भी तो ब्रेकडाउन कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें एंजाइम की, बताता हूं। देखो ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 5 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, रब कर रहा हूं। देखो बेटा, एक एक बताता हूं कि हमें क्या जरूरत है एंजाइम की। ये देखो, मैं एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, मैं CO2, मैं CO2 प्लस H2O करता हूं, जब रिएक्शन इन दोनों को मिलाता हूं, बिना किसी एंजाइम के मैं इन दोनों को मिलाता हूं, तो मुझे मिलता है HCO3, ऐसा कुछ मिलता है। एग्जांपल सिर्फ सुने, सिर्फ एग्जांपल समझे, ये रिएक्शन आपको कहीं पे आएगी नहीं। जब मैं इस रिएक्शन को बिना एंजाइम के परफॉर्म करता हूं, तो मुझे 1 मिनट में HCO3 के 200 मॉलिक्यूल मिलते हैं, 200 मॉलिक्यूल। ये फॉर्म होता है 200 मॉलिक्यूल पर मिनट, ये इसका रेट है कि पर मिनट हमें इतने मॉलिक्यूल मिलते हैं। लेकिन बेटा, इसी रिएक्शन को जब मैं एक एंजाइम की प्रेजेंस में, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जब मैं इसी रिएक्शन को इस एंजाइम की प्रेजेंस में करवाता हूं, तो मुझे मिलते हैं 6 लाख मॉलिक्यूल पर मिनट। अब समझ में आ रहा होगा कि एंजाइम का क्या काम है। एंजाइम किसी भी रिएक्शन को, एंजाइम किसी भी रिएक्शन के रेट को मिलियंस ऑफ टाइम स्पीड अप कर देता है। वेरी गुड। डेल, डेल का नाम क्या है, डेल अपना नाम लिखो इस पे, नाम नहीं पता है, डेल डेल बोलता हूं, नाम लिखो इस पे। तो आदित्य, ओके आदित्य, वेरी गुड। तो हमने देखा कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन के रेट को मिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ा देता है, बहुत ही तेज कर देता है। सो एंजाइम्स कंट्रोल्स रेट ऑफ अ रिएक्शन, एंजाइम्स इंक्रीजेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक एंजाइम समझ में आ गया होगा कि एंजाइम होता क्या है, और एंजाइम को हम क्यों बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। केमिस्ट्री में जो कैटालिस्ट होता है उसी को हम बायो में बायो कैटालिस्ट बोलते हैं, और मोर स्पेसिफिकली हम उसको एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस, ठीक है। रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है, 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। अब देखो बेटा, अब देखो, आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। मैंने लास्ट लाइन लिखी थी, इस लाइन को नहीं लिखेंगे, लास्ट लाइन मैंने लिखी थी, लास्ट लाइन मैंने लिखी थी, कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड
कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ये लास्ट लाइन मैंने लिखी थी। अब इसी के आगे लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया एग्जैक्ट कि इस एंजाइम जो है सलाइवरी एमाइलेज करेगा क्या। मैंने आपको बताया ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा इनटू किस चीज में, इनटू माल्टोज। माल्टोज में तोड़ देगा। क्या तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, सलाइवरी एमाइलेज तोड़ेगा। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टार्च क्या होता है और फिर मैं आपको बताता हूं माल्टोज क्या होता है। मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और वहां पे मैंने आपको बताया था, वहां पे बेटा मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है एक पॉलीमर। कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर हो। मैंने बेटा आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हो सकता है मोनोसैकेराइड हो, मैंने आपको बताया था, या फिर ये डाई सैकेराइड होगा, और या फिर ये पॉली सैकेराइड होगा, ये बताया था। अब देखो स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, कहने का मतलब है बहुत सारे ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज लाइन से लगे हुए, 100, 1000, 2000, बहुत सारे ग्लूकोज लाइन से लगे हुए। ये है स्टार्च, ये है स्टार्च। ये पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च। सेलुलोज भी इसी का एग्जांपल होता है, वो भी पॉलीमर है। और मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज। ये एक मोनोमर है, ग्लूकोज सिंगल यूनिट। बहुत सारे ग्लूकोज मिल गए तो पॉलीमर बन गया, पॉलीसैकेराइड बन गया। और माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसका एग्जांपल है माल्टोज। ये एक डाइसैकेराइड है, कहने का मतलब है दो ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, और ग्लूकोज तो एक सिंगल यूनिट है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सलाइवरी एमाइलेज एक पॉलीमर को, एक लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज को, ग्लूकोज की बहुत लेंथी चेन को दो दो की यूनिट में तोड़ देता है। सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन सबको क्लियर है, क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक्स स्टार्च इनटू माल्टोज। सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक्स लार्ज कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है सबको, यस और नो? आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आदित्य ओके, लक्ष्य ओके, क्लियर है? ठीक है करीमा ओके, रब करता हूं इसको। ओके फरहान, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी तक बेटा मैंने आपको डिस्कस किया, अभी तक बेटा हम थे बेटा माउथ पे। ऊपर मैंने आपको बताया था ये वाला है हमारा नेजल कैविटी। अब देखो माउथ में हमने च्यूइंग की, टीथ की हेल्प से माउथ में हमने सलाइवा मिक्स किया, जिसने फूड को स्मूथ कर दिया, फूड को इजी स्वॉलोइंग करने के लिए उसमें उसको लुब्रिकेट कर दिया। और इसके अलावा सलाइवा में एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज ने ब्रेक डाउन करने में, फूड के डाइजेशन में हेल्प किया। अब देखो हम ये कहते हैं कि फूड का 30% डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है, तभी कहते हैं कि फूड को अच्छे से चबा के खाएं।
ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन हमारा फूड का कंप्लीट जितना माउथ में होना है उतना डाइजेशन माउथ में हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं, ये पॉइंट बेटा लिख लेते हैं, जहां पे आप नोट्स लिख रहे थे वहीं पे स्टार बना के लिख लेते हैं। आपको पॉइंट ओलंपियाड में मिल सकता है कि हाउ मच डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ। सो 30% digestion of food occurs in mouth। तो माउथ में 30% डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, हमने फूड का डाइजेशन किया। वैसे बेटा स्पेसिफिक बताऊं तो मेनली हमारे माउथ में बेटा हमारे स्टार्च का डाइजेशन होता है। हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है। और इसके अलावा फूड में कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन हम 10th लेवल पे यही बोलते हैं कि 30% फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। इसी को याद भी रखेंगे अभी, ठीक है। फिर बाकी हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे जब हम फेस टू फेस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अभी तक हमने माउथ में डाइजेशन किया, हमने माउथ में बेटा इंजेक्शन किया था, फूड को माउथ में रखा था, पहला स्टेप कंप्लीट किया था, और हमने माउथ में किया थोड़ा बहुत डाइजेशन। डाइजेशन का जब माउथ में हमने डाइजेशन कर लिया, इसके बाद बेटा हमने किया फूड को स्वॉलो किया, फूड को अंदर निगला। अब देखो, वही साइड में जहां नोट्स बना रहे हैं डायग्राम बनाएंगे। फूड को हमने माउथ के आगे इसको स्वॉलो किया, और देखो बेटा, ये देखो इधर सारे लोग देखो, अभी बनाना बेटा, ये देखो वो पॉइंट जहां पे हमारा नेजल पाइप और माउथ वाला पाइप जिस पॉइंट पे मिलता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। आई थिंक पता होगा तुम लोगों को बेटा, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ नोज एंड माउथ, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स के नीचे यहां पे हमारा लगा होता है वॉइस बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। तो बेटा यहां पे ये लगा हुआ है हमारा लैरिंग्स। लेकिन फेरिंग्स और लैरिंग्स इन दोनों का न्यूट्रिशन में काम नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। हमने माउथ में 30% डाइजेशन कर लिया फूड का, और उसके बाद हमने 30% डाइजेशन किया माउथ का, और उसके बाद हमने फूड को किया स्वॉलो। और ये है पूरा हमारा क्या, फूड पाइप। ये है हमारा फूड पाइप, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, और या फिर इसी को हम बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। बेटा ईसोफेगस में, इस फूड पाइप में हमारा फूड ब्रेक डाउन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन का मतलब यही है ना, फूड का ब्रेक डाउन। और मैं कह रहा हूं कि ईसोफेगस में, इस पाइप में बेटा डाइजेशन नहीं होता है। इस पाइप में फूड स्मॉलर पीसेस में नहीं टूटता है। लेकिन ये फूड पाइप, ये ईसोफेगस फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने के लिए हेल्प करता है। इसी पाइप के थ्रू तो हम माउथ को स्टमक में ले जा रहे हैं। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इवन बोर्ड में भी आ सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन।
और इसको हम बोलते हैं, बेटा हमने माउथ कंप्लीट कर लिया, माउथ के बाद आप सेकंड हेडिंग लिखो ईसोफेगस। अब हम पढ़ रहे हैं, माउथ हमने पढ़ लिया, अब बेटा हम पढ़ रहे हैं ईसोफेगस। इसी को हम बोलते हैं फूड पाइप। तो मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, यहां पे डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस फूड पाइप हमारा हेल्प करता है कि फूड को माउथ से स्टमक में पहुंचाने में, फूड को माउथ से स्टमक में लेके आता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट अकर्स। तो हम कहते हैं कि ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। आपको क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसको समझते हैं अब हम। देखो, ये देखो बेटा, ये समझो, ये देखो, हम जब फूड को सॉलो करते हैं ना, तो हम फूड को बेटा एक गोला बना लेते हैं। माउथ में हमारी जो टंग है, मैंने आपको बताया था कि टंग फूड की मिक्सिंग में काम करता है। तो हम जब फूड को चबाते हैं, उसके बाद जब हम सॉलो कर रहे होते हैं, तो फूड को हम ज्यादातर उसका एक सर्कल, एक गोला बना लेते हैं, और उसको हम बोलते हैं फूड बोलस। मैं जो वर्ड बता रहा हूं, उस गोले को, उस फूड के गोलों के जो हम सॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड बोलस। ठीक है, जिस फॉर्म में हम फूड को सॉलो करते हैं। अब ये देखो बेटा, हमने फूड बोलस, फूड के गोले को हमने सॉलो किया। अब बेटा अगर ये फूड का बोलस डायरेक्ट ऐसे गिर जाए, ऐसे गिर जाए धप हमारे स्टमक की बॉल्स पे, और हम लाइफ में एक बार तो खाना खाते नहीं है, एक दिन में 3 टाइम्स फूड कंज्यूम करते हैं। अगर हम बार बार ऐसा करें कि फूड डायरेक्ट धप 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 गिरता रहे, तो जरूर ये जो स्टमक की वॉल है, यहाँ पे कोई ना कोई वुंड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ की मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ की एंटीरियर स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसलिए ये ईसोफेगस, ये ईसोफेगस फूड को क्या करता है कि ये ईसोफेगस का शेप चेंज होता रहता है, और ये बहुत धीरे धीरे फूड को नीचे लेके आता है, ताकि वो फूड धप से ना गिरे, वो धीरे से स्टमक में रिलीज हो जाए। तो ये ईसोफेगस की जो वॉल्स है, इसकी जो बाउंड्री है, ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है बेटा कि जैसे जैसे, आप देखो ध्यान दो इस, जैसे जैसे फूड आगे बढ़ेगा, मान लिया थोड़ा सा नीचे आया ये फूड, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो पीछे की वॉल्स ठीक होती रहेगी, और आगे की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, आगे की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इस तरह धीरे धीरे करके ये नीचे ले आएगा। इसी 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 प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पहले मैं इसको लिख देता हूं कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता क्या है, आप उसको रीड करना मुझे, और बताना क्लियर हुआ कि नहीं। मैं लिखता हूं कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता क्या है।
बेटा इसमें डबल टिक लगाना, 3 मार्क्स लिख लेंगे, 3 मार्क्स, बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा। चलो लिख लो, रीड करो, फिर मैसेज करो यस और नो। क्लियर? इफ क्लियर देन यस, नहीं क्लियर है तो नो। मैं अभी वैसे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जानू आपको क्लियर है, सम्यक को क्लियर है। ओके ठीक है, फरहान आकृति क्लियर है, नीलाक्षी, हर्षित, सबको क्लियर है? कैसे तो होशियार हो तुम लोग। आगे, और संचिता क्लियर है, गरिमा, अर्नेश, ठीक है क्लियर है? इतने बच्चे हैं क्या? किसने मैसेज नहीं दिया है? आदित्य, पीयूष, ठीक है पीयूष को क्लियर है, आदित्य को भी क्लियर है। ओके ठीक है, एक बार मैं भी बताता हूं, मुझे भी क्लियर है क्योंकि, ठीक है मैं बताता हूं। देखो मैंने लिखा है पास डाउन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक थ्रू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, rhythmic contraction and relaxation of the walls of esophagus, this is called peristalsis movement, फूड का पास डाउन होना। अब देखो बेटा, कभी कभी खाना खाते हैं तो हमें हिचकी आने लगती है बहुत ज्यादा, बोलते हैं अटक गया, या फिर हमें नॉर्मली भी बेटा जब हिचकी आती है ना, वो क्यों आती है? देखो जो नॉर्मल हिचकी आती है ना, वो हमारे फूड पाइप की वजह से नहीं है, वो हमारे विंड पाइप की वजह से है, ठीक है। और जो खाना अटक जाता है कभी कभी, तो हमें पानी प्यास लगती है बहुत ज्यादा उस टाइम पे। ऐसा क्यों होता है बेटा? यही जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसी में कहीं पे अचानक से सडन प्रॉब्लम आने लगती है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, ये रिदमिक नहीं हो पाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन रिलैक्स होने में टाइम लग गया, और फिर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो हमें उस टाइम पे बेटा हिचकी आने लगेगी। हम बोलेंगे फूड उस टाइम पे अटक गया है, तो हम पानी पीते हैं और उसको मतलब कि एक प्रेशर के साथ उसको फिर नीचे स्वॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है उस टाइम पे कि ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, ये हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उस टाइम पे कहीं ना कहीं अटक जाता है, ठीक है। और बेटा बात ये है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ऐसा नहीं कर सकते जब तक बेटा देखो हम माउथ में फूड चबा रहे हैं, तब तक तो हमारे कंट्रोल में है, मन करेगा चबाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं चबाएंगे। लेकिन एक बार सॉलो कर लिया, उसके बाद हम ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में रोक लें कि हाँ भाई अब थक गए, अब शाम में लेके जाएंगे, शाम में इसको डाइजेस्ट करेंगे, अब यहीं पे रोकेंगे क्या और नीचे रोकेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्टमक तक नहीं पहुंचाएंगे। एक बार सॉलो किया है तो नीचे जाएगा, उसको बीच में नहीं रोक सकते। आपने पहले भी शायद पढ़ा हो कि वो मूवमेंट बॉडी में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ऐसे मूवमेंट्स को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। और वो मूवमेंट, हाथ पैर का मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। उसके हम वॉलंटियर हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने नेक्स्ट माउथ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ा है वो है हमारा इसोफेगस। और इसोफेगस में हमने देखा डाइजेशन नहीं होता है, इसोफेगस में हमने देखा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। और 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब आ जाते हैं बेटा इसोफेगस के बाद नेक्स्ट पोर्शन पे, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। ये सब रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टमक। अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्टमक। ये हमारा थर्ड पार्ट है। फर्स्ट माउथ पढ़ा हमने, सेकंड हमने इसोफेगस पढ़ा, और अब हम आ गए स्टमक पे। ये देखो बेटा, ये देखो, ये जो स्टमक है, स्टमक में जो इसकी वॉल्स है, स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग में
लगे हुए हैं कुछ ग्लैंड, यहां पे बेटा लगे हैं कुछ ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक वाले ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो पहला पॉइंट पे लिख रहा हूं, कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड थे, वो सलाइवा रिलीज कर रहे थे, ऐसे ही ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secretes गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में जैसे कि सलाइवा में, हमारे सलाइवा में ज्यादातर होता है वाटर, और फिर उसमें थोड़े अमाउंट में होते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स। इसी तरह से गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट होते हैं, और ये तीनों कंपोनेंट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, उसमें पूछे जाते हैं जरूर, अल्टरनेट ईयर्स पे आ ही जाता है ये, ठीक है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था इसमें से एक पेप्सिन के बारे में, अभी मैं बताता हूं। ये देखो, गैस्ट्रिक जूस में हमारे 3 कंपोनेंट है, तो मैंने लिखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस which contains देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। पहली बात इसमें होता है, पहले लिखता हूं एक एंजाइम which contain पेप्सिन। पेप्सिन जो है बेटा ये एक एंजाइम है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज था ऐसे पेप्सिन है, तो ये जरूर किसी ना किसी चीज को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, पेप्सिन एंजाइम। दूसरा होता है गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और हर्षित को पता है कि थर्ड होता है इसमें म्यूकस, ठीक है। तो हमने देखा कि गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम इन्हीं तीनों कंपोनेंट का फंक्शन पढ़ेंगे एक एक करके। मैं स्टार्ट करता हूं पेप्सिन से, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब कर रहा हूं। मैं स्टार्ट करता हूं पेप्सिन से। जो पहला था हमारा पेप्सिन, तो ये जो पेप्सिन है ये एक एंजाइम है, और पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा था, ऐसे ही पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत। पेप्सिन प्रोटीन को, ये एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को, पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स में तोड़ देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। अब बेटा देखो, जब मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड वाला बताया था, स्टार्च का ब्रेकडाउन बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने आपको बताया था स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताने लगूंगा कि प्रोटीन क्या होता है, तो काफी कंफ्यूजन है, और 10th के सिलेबस में है भी नहीं, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आप सिर्फ बेटा इतना समझ लो कि एक लार्ज कंपाउंड है प्रोटीन, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है प्रोटीन, जिसको पेप्सिन स्मॉल कंपाउंड्स में, छोटे कंपाउंड में तोड़ देता है। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है पेप्सिन।
सिर्फ इतना जानना है पेप्सिन के बारे में। गैस्ट्रिक जूस में हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, जो गैस्ट्रिक जूस में हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है मैम? मैम 1 घंटा 6। बेटा देखो, नेक्स्ट है हमारा HCl। आपको सबको पता होगा बेटा कि ये जो HCl होता है ये बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा, जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड को अपने हाथ पे डाल लें या किसी क्लॉथ पे उसको डाल दें तो वो वहां पे जल जाएगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग है HCl कि अगर इसका कंसंट्रेटेड फॉर्म हाथ पे डाल देंगे तो कहो हाथ पे एक होल हो जाए, किसी भी कपड़े पे डाल देंगे जल जाएगा। लेकिन हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है, हमारे स्टमक में HCl रिलीज हो रहा है और स्टमक की वॉल्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है HCl का। क्यों? पहली बात ये देखते हैं कि ये HCl का काम क्या है। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन बेटा, जब ये पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, जब ये इस ग्लैंड से निकलता है, जब ये पेप्सिन इस ग्लैंड से निकलता है तो ये इनएक्टिव होता है। उस टाइम पे ये एक्टिवेटेड नहीं होता है, उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। मैं इनएक्टिव फॉर्म भी लिख देता हूं इसका, पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म का नाम है बेटा, जब ये इनएक्टिव होता है तो हम उसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। लेकिन जब ये पेप्सिनोजेन निकल जाता है स्टमक में, तब वहां पे इसको मिल जाता है HCl और ये पेप्सिनोजेन उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये अपना फंक्शन स्टार्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है, ये देखो बेटा, कहने का मतलब ये है कि ये पेप्सिन HCl की प्रेजेंस में काम करता है। बिना HCl के ये इनएक्टिव रहेगा, बिना HCl के ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं करेगा। ठीक है? तो पहली बात ये है कि ये जो एसिड है HCl, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है? क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू टू एक्टिवेट पेप्सिनोजेन। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता टू कन्वर्ट, अगर मैं एक्टिवेट की जगह लिखता टू कन्वर्ट, तो मैं लिखता पेप्सिनोजेन इनटू, पेप्सिन कन्वर्ट करता है, लेकिन मैंने लिखा है एक्टिवेट तो पेप्सिनोजेन। ठीक है, मैंने लिखा है कि HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिनोजेन एक्टिवेट हो जाए। ठीक है? इसके अलावा बेटा हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया जा रहा है साथ में तो ये HCl उस बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो दो काम हो गए, पहला काम पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करना और दूसरा काम बैक्टीरिया को किल करना। दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, किल्स बैक्टीरिया कमिंग विद फूड। फूड के साथ जो बैक्टीरिया आ रहा है उसको ये किल करता है। HCl के दो काम है। अब देखो बेटा, HCl खत्म, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंपोनेंट है
म्यूकस, हर्षित ने बताया। थर्ड कंपोनेंट है म्यूकस। थर्ड है बेटा कंपोनेंट, इसका नाम है म्यूकस। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि HCl बहुत स्ट्रांग है, बहुत कंसंट्रेटेड है। अगर स्किन पे डालेंगे तो स्किन रप्चर हो जाएगी, वहां वुंड क्रिएट हो जाएगा, वहां पे कट फट सकता है। लेकिन हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है, स्टमक की वॉल्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं शो होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस सलाइवा की तरह है। म्यूकस एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है। म्यूकस एक केमिकल है। ये म्यूकस क्या करता है बेटा कि हमारे स्टमक की वॉल्स के चारों तरफ कुछ ऐसे चिपक जाता है, और HCl को इसकी वॉल से, स्टमक की वॉल्स से कांटेक्ट ही नहीं करने देता है। इसीलिए HCl का हमारी वॉल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो म्यूकस है, ये स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। लिख लेते हैं, protect the walls of stomach from the action of HCl। HCl के एक्शन से हमारी स्टमक की वॉल्स को ये प्रोटेक्ट करता है। डन, कंप्लीट। स्टमक में डन है बेटा, स्टमक हमारा कंप्लीट हो गया। स्टमक हमने पढ़ लिया, 3 पार्ट्स पढ़े, माउथ, इसोफेगस, स्टमक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, यस और नो, रब कर दूं, यस और नो, लिख लिया, ठीक है। आदित्य, नीलाक्षी, फरहान, ओके, थैंक यू, सम्यक, संचिता, गरिमा। ख्वाहिश नहीं है इसमें, ख्वाहिश बच्चा इसमें। अर्नेश, ओके, ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है। अर्नेश, ओके, इसको रब कर रहा हूं सब। अब हम आ जाते हैं बेटा स्टमक के बाद अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, देखो बेटा, अब ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से। ये देखो स्टमक है, ये स्टमक यहां हो गया खत्म। और ये जो सी, स्टमक का कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, कहीं पे लिख लो, कहीं बेटा ऊपर लिख लो साइड में, कहीं पे बेटा लिख लो स्टमक का जे शेप स्ट्रक्चर है। स्टमक का जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे, ठीक है। ओलंपियाड में पूछा जा सकता है कैसा स्ट्रक्चर है स्टमक का, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा, वापस आओ, ये देखो स्ट्रक्चर लिखा है ऊपर, ये देखो जहां पे स्टमक खत्म हुआ, यहां से हमारा स्टार्ट हो गया है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से स्टार्ट हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये देखो, ध्यान दो, देखो मैं कैसे बना रहा हूं, देखो सब लोग, अभी बनाना नहीं, बनाना नहीं बेटा अभी। ये देखो बेटा, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पाइप है, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। और ये देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, पीछे वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बेटा इसके पीछे से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बहुत ही ज्यादा हाईली कॉइल्ड, ये इसके लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से ये कुछ इस तरीके से
बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ रहा है, मैं इसको और ज्यादा हाईली कॉइल्ड कर देता हूं। देखो कैसे कर रहा हूं। ठीक है, और बेटा देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बताया यहां से स्टार्ट हो गया, और ये इसके पीछे से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ये तो मैंने बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला देखो, ध्यान दो, ये देखो इस पॉइंट पे एक पाइप निकला हुआ है, पाइप, ये एक पाइप निकला हुआ है, और यहां पे कनेक्ट है हमारा एक और ग्लैंड, जैसे सलाइवरी ग्लैंड था, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड था, यहां पे एक लगा हुआ है बड़ा सा ग्लैंड, और इस ग्लैंड का नाम है पेनक्रियाज, इसका नाम है पेनक्रियाज। और ध्यान दो बेटा, ये देखो एक पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज के पाइप में एक जगह ऐसा है जहां से एक और पाइप निकला हुआ है, और ये पाइप, ये वाला पाइप है बेटा गॉल ब्लैडर का, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। और बेटा ये देखो गॉल ब्लैडर के ही पास में ऐसे हमारा लगा हुआ है लीवर। अब मैं एक बार थोड़ी सी इसकी लेबलिंग कर रहा हूं, देखो लेबलिंग करता हूं। मैंने बताया ये है लीवर, मैंने बताया ये है गॉल ब्लैडर, और मैंने बताया ये है एक ग्लैंड जिसका नाम है पेनक्रियाज, और मैंने बताया ये पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारा जो लास्ट पार्ट है, इस लास्ट पार्ट का नाम है, ये है हमारा एनाल ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं एनस। तो ये वाला पार्ट है हमारा एनस। अभी आप थोड़ा बहुत इसको बनाए, इसको बनाओ बेटा, कैसा भी ड्रॉ होता है कोई बात नहीं। अभी तो मैं एक एक पार्ट करके बनवा रहा हूं, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा आप गलत कर दो, कोई बात नहीं, हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और ये हमसे हो जाएगा कंप्लीट। बेटा जैसे ही बना लेना मैसेज करना डन, बना के बेटा मैसेज करो डन। ओके सम्यक, अर्नेश ओके, हर्षित, गरिमा, संचिता ओके, फरहान डन, आदित्य डन, फरहान ने 2 बार बनाया है, इसने 2 बार डन बोला है, नीलाक्षी डन। ठीक है, सबने बना लिया है, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा अभी तक हमने पढ़ा माउथ, हमने पढ़ा इसोफेगस, और हमने पढ़ा स्टमक। अब आ जाते हैं बेटा स्टमक के आगे इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले मैं कवर करूंगा 3 डिफरेंट ऑर्गन्स, और ये हैं हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। ठीक है, मैं बना रहा हूं पहले पहले हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। अब मैं सिर्फ बताऊंगा, और आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें देखेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट पार्ट, इसका नाम है लीवर। पहली बात, आप सबको पता होगा कि लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड के लिए। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है।
अगर ये ग्लैंड है तो ये जरूर कोई ना कोई केमिकल बनाता होगा, जरूर कोई ना कोई केमिकल ये सिक्रीट करता होगा। तो बेटा लीवर जो केमिकल सिक्रीट करता है उस केमिकल को हम बोलते हैं बाइल जूस। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब हम देखते हैं कि बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है। यहां पे लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन देखते हैं। देखो ध्यान दो बेटा, पहली बात हमारी बॉडी में, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि पेप्सिन एक एंजाइम होता है, स्टमक से निकलता है। हमने देखा कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्टमक से रिलीज होता है। ठीक है फरहान, आदित्य, ओके, वेरी गुड। आप लोग स्कूल वाले क्लासेस में काफी ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो हमने बात करी कि एंजाइम जो था पेप्सिन वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। अब देखो हमारी बॉडी में जो फैट होता है, फैट पे भी एक एंजाइम काम करता है। ध्यान से सुनो, फैट को भी ब्रेक डाउन एक एंजाइम करता है। फैट का ब्रेक डाउन एक एंजाइम करता है और उस एंजाइम का नाम है पेनक्रियाटिक लाइपेज। अभी हम पेनक्रियाज में इसको पढ़ेंगे। लेकिन बेटा सुनो, जो जो मैं एंजाइम बता रहा हूं अभी लिखना नहीं, अब जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखेंगे नहीं। ये देखो मैंने आपसे बताया कि फैट को पेनक्रियाटिक, अभी लिखना नहीं बेटा, फैट को पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये हम आगे लिखेंगे नोट्स में। फैट को पेनक्रियाटिक लाइपेज, जैसे कि एमाइलेज, जैसे पेप्सिन, वैसे फैट को पेनक्रियाटिक लाइपेज तोड़ता है स्मॉल स्मॉल कंपाउंड में, फैटी एसिड बोलते हैं उसको, स्मॉल कंपाउंड में तोड़ता है। लेकिन बेटा ये जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है ये एक एंजाइम है और इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसमें वो फैट आके जुड़ जाए। उसके स्ट्रक्चर में जब फैट जुड़ जाएगा एंजाइम में, पेनक्रियाटिक लाइपेज में, जब ये फैट आके जुड़ जाएगा तभी तो वो फैट को तोड़ पाएगा। लेकिन हमारी बॉडी में जो फैट आता है स्टार्टिंग में, जो हमने खाया फैट, वो फैट इतना बड़ा होता है कि लाइपेज में फिट नहीं होता है। इसलिए ये बाइल जूस पहले फैट को छोटे छोटे पीसेस में कर देता है और फिर वो पीसेस पेनक्रियाटिक लाइपेज में जाके फिट हो जाते हैं। और ये जो बाइल जूस प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है फैट को तोड़ने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन लिख देता हूं बेटा, इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस का पहला फंक्शन है हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है। देखो बेटा आपने क्लास नाइन्थ में केमिस्ट्री में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर में आपने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के सोल्यूशन होते हैं। वहां पे आपने एक वर्ड पढ़ा था इमल्सन, एक इमल्सन। अब देखो वहां पे वर्ड पढ़ा था, और इमल्सन क्या होता है, अगर हम
वाटर में ऑयल मिला दें तो वो उसमें घुलेगा नहीं। पानी ले लें थोड़ा और पानी में ऑयल की 2 और 3 ड्रॉप्स डाल दें तो उसमें वो घुलेगी तो नहीं। लेकिन अगर हम बहुत देर तक उसको मिक्स करेंगे तो हमें थोड़ा जेल के जैसा मिल जाएगा, जेल लाइक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट विलेजेस में ऐसा होता है जहां पे हेयर जेल नहीं मिलता ना, हेयर जेल लगाते बालों पे। मेरे तो काफी बड़े हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती हेयर जेल की। जिनके छोटे होते हैं, पहले फैशन होता था स्पाइक्स वाला, आजकल तो वैक्स चलता है तो जेल लगाते थे। अच्छा, मैं उस टाइम पे अपने स्कूल के टाइम पे वाटर में ऑयल मिक्स करके जेल लाइक सोल्यूशन बना के उससे भी काम चल जाता था जब जेल खत्म हो जाता था। ठीक है, तो मैं इतना बता रहा हूं बेटा, ये बता रहा हूं कि अगर हम वाटर में ऑयल उसमें कर दें तो क्या होगा कि वो मिक्स नहीं होगा। लेकिन हम काफी देर तक उसको स्टायरिंग करेंगे, बहुत देर तक उसको डिसॉल्व करेंगे तो ऑयल की बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में ऑयल ब्रेक हो जाता है। उस 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 सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इमल्सन। तो एक तरह से वाटर में ऑयल, उसी तरह से बाइल जूस में फैट अगर मिला देते हैं तो ये जो बनाता है उसको हम बोलते हैं इमल्सन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। मतलब लार्ज फैट के ग्लोब्यूल को, लार्ज फैट के पार्टिकल को स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल में तोड़ने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। लिख देता हूं कि इमल्सिफिकेशन होता क्या है। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ब्रेक डाउन of large fat globule, breakdown of large fat globule into smaller pieces is called emulsification of fat। ठीक है, लिख लो, बताता हूं। ठीक है बेटा, डन, लिख लिया सबने। मेक फूड अल्कलाइन, एमल्सिफिकेशन, ठीक है, डन। ये देखो बेटा, देखो, ओके नीलाक्षी, देखो हमने लिखा है एमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट के लार्ज पार्टिकल को छोटे में तोड़ देना। ये बाइल जूस करता है इसको, हम उसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बेटा ये वाला जो मैं अभी समझा रहा हूं फैट का डाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फैट वाला पोर्शन जो है हमारी बॉडी का डाइजेशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं अभी कंप्लीट करता हूं फिर आपको बताता हूं। अभी तक बेटा हमने देखा कि बाइल जूस फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। और हमने देखा इमल्सिफिकेशन होता क्या है। अब मैं लिख रहा हूं बाइल जूस का सेकेंड फंक्शन, ये रब कर रहा हूं। इसी के नीचे बेटा आप लिखना, बाइल जूस का सेकेंड फंक्शन है प्रोवाइड्स, बहुत सारे स्टूडेंट अभी बता रहे थे अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। बाइल जूस प्रोवाइड्स बेसिक, वही अल्कलाइन बेसिक मीडियम टू एक्टिवेट
to activate pancreatic enzymes, to activate pancreatic enzymes। हमने लिखा है बेटा कि बाइल जूस प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम टू एक्टिवेट पैंक्रियाटिक एंजाइम। इसके पहले हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक में, हमने स्टमक में बेटा पढ़ा था कि हमारा स्टमक में HCl रिलीज होता है और HCl हमारे स्टमक के एंजाइम्स जो है पेप्सिनोजन उसको एक्टिवेट करता है। तो बेटा बात ये नोट करने वाली कि हमारे जो स्टमक वाले एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होते हैं, लेकिन पेनक्रियाज वाले जो एंजाइम हैं, अभी हम पढ़ेंगे पेनक्रियाटिक लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। पेनक्रियाज वाले एंजाइम्स बेसिक मीडियम में एक्टिवेट होते हैं। स्टमक वाले एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में HCl के प्रेजेंस में, पेनक्रियाज वाले एंजाइम बेसिक मीडियम में बाइल जूस की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं। तो बाइल जूस के दो फंक्शन क्लियर हैं। दो फंक्शन है बाइल जूस के, एक तो इमल्सिफिकेशन करना और दूसरा पेनक्रियाज वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। इतना क्लियर है? रब कर रहा हूं, रब कर दूं, रब कर रहा हूं सब, जल्दी बताओ। ओके डॉट डॉट ओके, इसका क्या मतलब है? किसने भेजा? अच्छा डॉट डॉट आया था, ओके ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है संचिता, नीलाक्षी, रब कर रहा हूं। ठीक है सम्यक। अब देखो आगे देखो बेटा, हमने पढ़ा अभी हमने खत्म किया एक ऑर्गन, लीवर ग्लैंड को हमने पढ़ा। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का बेटा सिर्फ इतना काम है कि लीवर के अंदर जो बाइल जूस बन रहा है, लीवर बाइल जूस को सिंथेसाइज करता है, बाइल जूस को बनाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। सिर्फ इतना काम है। लिख देता हूं, इट स्टोर्स बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर जो बाइल जूस बनाता है उसको ये स्टोर करता है। और हमने देखा था डायग्राम, अभी बनाना नहीं, जो मैं बना रहा हूं डायग्राम ये लिख लो, डायग्राम नहीं बनाना। हमने अभी देखा था कुछ ऐसा डायग्राम, मैंने आपको बताया था। ये देखो, इसमें बना बाइल जूस लीवर में, और लीवर से वो बाइल जूस स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर उसको रिलीज करेगा पेनक्रियाज वाले पाइप में। और जब पेनक्रियाज वाले एंजाइम्स को ये बाइल जूस मिल जाएगा गॉल ब्लैडर से जो आ रहा है, तो पेनक्रियाज के एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये सारा चीज बाइल जूस लीवर वाला जो कि गॉल ब्लैडर ने दिया आगे, वो बाइल जूस, इसके अलावा बाइल जूस के अलावा स्टमक से जो भी कुछ आ रहा है वो सब स्टमक से आई चीजें, आगे पेनक्रियाज से आए बहुत सारे एंजाइम, और इससे आया बाइल जूस। बेटा सब कुछ आके मैक्सिमम जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ वहां पे सारी चीजें आके मिल गई। और हम देखेंगे कि ये वो पॉइंट है जहां पे हम कहते हैं कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होने वाला है। हमने इंजेक्शन एक लाइन में खत्म किया था, फिर हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, डाइजेशन में हमने माउथ पढ़ा,
बूट पाइप पढ़ा, स्टमक पढ़ा, लीवर पढ़ा, गॉल ब्लैडर पढ़ा। अब हम आ गए हैं डाइजेशन के लास्ट पार्ट पे, और वो है हमारा पेनक्रियाज। अब हम आ जाते हैं बेटा पेनक्रियाज पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पेनक्रियाज। पहली बात बेटा देखो, हमारी बॉडी में दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन, अलग लिखना कहीं, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। जो बच्चे मेरे साथ पहले पढ़ते थे, हर्षित, नीलाक्षी, राजीत, प्रियांशु, ये बच्चे को सबको आई थिंक सबको पता है कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन कुछ ग्लैंड्स होते हैं। जिनको नहीं पता है उनको फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे जरूर। अभी के लिए बेटा आपको जरूर पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है, ओनली ग्लैंड इन आवर बॉडी, जो ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। पेनक्रियाज वर्क्स एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड as well as a endocrine gland. It is the only gland in our body which have dual nature. पेनक्रियाज का डुअल नेचर होता है, और कोई भी ग्लैंड ऐसा बॉडी में नहीं है जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता हो। ओलंपियाड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कौन सा ग्लैंड बॉडी में हम उसको बोलते हैं कि एम्फी ग्लैंड है, AMPHI, एम्फी मींस डुअल। कौन सा ग्लैंड है जो दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है? वो ग्लैंड है पेनक्रियाज। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको फिर जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पेनक्रियाज का काम देखते हैं कि पेनक्रियाज का क्या काम है। पहली बात, जैसा कि ये ग्लैंड है तो ये कोई ना कोई केमिकल रिलीज करता होगा, और ये जो केमिकल रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। लिख देता हूं, सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स वैसे तो होते हैं, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दो एंजाइम्स बताता हूं। secretes pancreatic juice which contains enzymes like, पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम है बेटा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का बेटा सेम वही फंक्शन है, ट्रिप्सिन का सेम वही फंक्शन है जो पेप्सिन का फंक्शन था स्टमक में। तो पेप्सिन भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर चुका है, अगर थोड़ा बहुत प्रोटीन जो बच रहा है उसको फर्दर आगे फिर तोड़ता है ट्रिप्सिन। तो सिंपली ट्रिप्सिन का काम है कि ये प्रोटीन्स को, जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन्स में। सेम वही काम है पेप्सिन वाला। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि मैंने बताया था कि पेनक्रियाज वाले एंजाइम, इनको कौन एक्टिवेट करता है? बाइल जूस। पेनक्रियाज वाले एंजाइम बेसिक मीडियम में काम करते हैं, जरूर याद रखेंगे। लेकिन स्टमक वाले एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, HCl की प्रेजेंस में काम करते हैं। लेकिन पेनक्रियाज वाले एंजाइम बाइल जूस की प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में काम करते हैं। ठीक है, ये हुआ एक काम। दूसरा एंजाइम जो पेनक्रियाज से निकलता है उसका नाम है पेनक्रियाटिक
लाइपेज, और ये पैनक्रियाटिक लाइपेज मेनली फैट का ब्रेकडाउन करता है, जिसको फैट को पहले इमल्सीफाई कर चुका है बाइल जूस, लीवर से जो निकला था बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन कर चुका है, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ चुका है। उन छोटे ग्लोब्यूल्स को अब फर्दर ब्रेकडाउन करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो मैं लिख रहा हूं पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ देता है, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, स्मॉलर पीसेस में तोड़ देता है। तो मैंने पेनक्रियास से दो एंजाइम्स बताए, और पेनक्रियास के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड वाले फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, ये सब इतना हो गया कंप्लीट, पेनक्रियास तक कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना डन? डन रब कर दूं? जल्दी बताओ, रब कर दूं? ओके सम्यक, ठीक है संचिता, नीलाक्षी, ओके, रब कर रहा हूं। ठीक है गरिमा, अब आते हैं, ठीक है फरहान, अब आते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। हर्षित कुछ कह रहे हो या फिर धोखे से हो गया है? हर्षित, दोबारा समझा दो। हाँ सर, हर्षित सर बताएं क्या कह रहे हैं, क्या चीज सर दोबारा समझाएं? लास्ट वाला। ये पेनक्रियाज वाला, फैट वाला। यस सर, ठीक है, यस सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हर्षित पूछ रहा है, फैट वाला। मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो आपको बेटा क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्क्स में, कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, बुक के क्वेश्चन देखना बेटा, आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। अगर बेटा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि फैट का डाइजेशन कैसे होता है, फैट का ब्रेकडाउन कैसे होता है हमारी बॉडी में, तो बेटा पहले हम बताएंगे कि फैट का होता है इमल्सिफिकेशन बाइल जूस के थ्रू, लीवर जो सिक्रीट कर रहा था। पहले हम बताएंगे कि फैट का होता है इमल्सिफिकेशन बाइल जूस के थ्रू, और जब इमल्सिफिकेशन के थ्रू फैट का लार्ज ग्लोब्यूल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाता है, तो फिर उन छोटे ग्लोब्यूल्स पे काम करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज एक एंजाइम है, वो फैट के जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं उनको और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है। ठीक है, और ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है एंजाइम, ये जो फैट का ब्रेकडाउन करता है, ये पैनक्रियाटिक लाइपेज याद रखेंगे कि बाइल जूस की प्रेजेंस में काम करता है। ये बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम जिसको बोलते हैं, बेसिक मीडियम को हम अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं, तो उसमें ये काम करता है। हर्षित अगर क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला सुनो बहुत ध्यान से, ये देखो अभी मैंने बताया था, बनाना नहीं, मैंने आपको बताया बेटा मैंने बताया आपको कि यहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया। मैंने बताया कि यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहली बात तो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, देखो कौन से, ध्यान से देखो। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो है ये वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। फिर ये पूरा का पूरा जो बीच का पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है, और जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है वो इसका तीसरा पार्ट है।
तो इसका पहले पार्ट को, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को बेटा हम बोलते हैं डुओडिनम। लिखना नहीं बेटा, अभी मैं लिखवाऊंगा कहीं, फिर से लिखना नहीं, चाहो तो ये नाम लिख लो कहीं पे, अभी मैं यहां भी लिखवाऊंगा, वैसे लिखना नहीं। पहला पार्ट है डुओडिनम, दूसरा पार्ट है बेटा जेजुनम, जेजुनम, तीसरा पार्ट है इलियम, तीसरा पार्ट है बेटा इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। और मैं एक बात बताऊं बेटा, देखो ये जो हमारा पूरा का पूरा, ये जो बेटा हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा माउथ ओपनिंग से लेकर एनाल ओपनिंग तक, माउथ ओपनिंग से बेटा जो हमारा एक्सटीरियर ओपनिंग है, माउथ से लेकर एनाल ओपनिंग तक 9 मीटर लेंथी पाइप है ये, जिसमें से 6 मीटर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। पूरा पाइप बेटा 9 मीटर है, जिसमें से अराउंड 6 मीटर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसका मतलब यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं लिखता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें लिखता हूं बेटा, देखो कंटेन्स 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है डुओडिनम, लेकिन दूसरा पार्ट लिखने के पहले मैं ये बताता हूं कि डुओडिनम में क्या चीजें होती हैं। ये बात बेटा बहुत ध्यान से सुनो, ये वाली देखो, अभी मैंने बताया था कि स्टमक में जो फूड था उस फूड को हमने आगे भेजा, और मैंने आपको बताया कि यहां पे लगा है पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर और लीवर। मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजों के केमिकल्स प्लस ये फूड, ये सब कुछ आके मिल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, डुओडिनम में। तो बेटा हम ये बोलते हैं, हम कहते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द डुओडिनम। ओलंपियाड में अगर क्वेश्चन आ जाएगा वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द डुओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लिख देता हूं इसको, पॉइंट को, इसमें पॉइंट है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड takes place in the complete digestion of food takes place in the duodenum। कंप्लीट डाइजेशन फूड का डुओडेनम में हो जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक बार ये वाला चीज ध्यान दो, मेरे पर एक दो मार्कर कहीं डाल के देना। ये देखो बेटा, ये वाला ध्यान दो, हमने अभी अभी देखा कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसमें डाल दो, इसमें नीले में नहीं, इसमें, और पूछ लो उधर अगर किसी में डाला हो इंक तो वही लाके दे दो। बेटा देखो, कंप्लीट डाइजेशन हमने देखा कि डुओडेनम में हो गया, तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया हमारा। ये देखो बेटा, हमने न्यूट्रिशन ह्यूमन में शुरू किया था और हमने पढ़ा था, ये लिखना नहीं बेटा, देखो हमने पढ़ा था कि इंजेक्शन होगा, हमने पढ़ा था डाइजेशन होगा, ये भी हमने कंप्लीट किया, और ये अभी हमने कंप्लीट कर लिया डाइजेशन। इसके बाद बेटा होना है एब्जॉर्प्शन।
तो बेटा एक तरह से हम डाइजेशन कंप्लीट कर लिया हमने, और हम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डुओडेनम, वहां पे हमने डाइजेशन कंप्लीट किया। अब हम इसके आगे जो सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो सबसे ज्यादा हाईली कॉइल्ड है, जेजुनम, वहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन बेटा अगर रियलिटी में बताऊं तो थोड़ा बहुत डाइजेशन आगे भी होता है, बहुत कम अमाउंट में, लेकिन आगे होता है। लेकिन हम यही मानते हैं कि सब कुछ जब आके डुओडेनम में मिल जा रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन डुओडेनम में ही हो जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कहां पे होता है, तो हम यही लिखेंगे कि डुओडेनम में कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको, एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फर्स्ट पार्ट था डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट है जेजुनम। नेक्स्ट पार्ट है जेजुनम। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो बेटा, देखो बेटा, ये वाली चीज ध्यान दो, बनाना नहीं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और मैंने बताया इसके पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाएगा, ये बताया मैंने। और मैंने बताया ये हाईली कॉइल्ड है, ये ध्यान दो बेटा। अब डाइजेशन तो हो गया, अब होना है क्या, एब्जॉर्प्शन। और आपको ये देखो, ये पूरा पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये पार्ट है जेजुनम, इस पार्ट का नाम है जेजुनम। ये देखो जेजुनम की जो वॉल्स होती हैं, इसमें हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसमें बेटा हमें मिलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड, सब जगह, सब जगह हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको एक सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ये देखो, ये मैंने बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पाइप, और इसमें मैंने ये बनाया एक सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दे इंक्रीज एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वेरी गुड। ये देखो, ये बेटा मैंने बनाया एक सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इसका कुछ ऊपर वाली वॉल भी होगी, ठीक है, इसकी ऊपर वाली वॉल होगी, उसमें भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, बनाना नहीं। ये देखो बेटा, पहली बात तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मूव करते रहते हैं, ये मूव करते हैं। अगर ये मूव करते हैं तो फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, और इस पाइप में जो ऐसे घूम रहे हैं फूड के पार्टिकल्स, वो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं इस पाइप में। अगर वो फूड के पार्टिकल ये हिल रहे हैं तो इनसे टकरा रहे हैं, और छोटे पार्टिकल में टूट भी रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन वही ड्यूडेनम में हो गया था। ये बेटा देखो, ये वाला क्या चीज है, ये देखो बेटा, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेटा विलाई। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, बच्चा नहीं आया, 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये विलाई। ये देखो, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, ये सारे के सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विलाई। इस विलाई में बेटा हमारा ब्लड का पाइप लगा हुआ है, ब्लड वेसल्स, ब्लड के पाइप लगे हैं, और ये ब्लड के पाइप जो लगाए मैंने, यही ब्लड के पाइप ये फूड के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये फूड के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब बेटा बात ये है
कि देखो ऐसे भी तो हो सकता था कि उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर ना होते, सिर्फ और सिर्फ वो कुछ ऐसे होता। ऐसे भी तो हो सकता था कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ना होता, वो सिर्फ ऐसे एक पाइप होता। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे होता और हम मान लें कि ब्लड का पाइप ये जा रहा है, ये ब्लड का पाइप ले गया मैं और ऊपर भी ले गया। अब जैसा कि आदित्य ने बताया अभी कि अगर यहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और यहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, अगर यहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आई थिंक बहुत लोगों को क्लियर होगी ये बात। जैसे कि प्लांट की रूट्स में रूट हेयर होते हैं, वहां पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो। इसी तरह से यहाँ भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो इतना है, लेकिन यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो ये वाला सरफेस एरिया तो है ही, साथ में ये वाला सरफेस एरिया ऐड हो गया। तो ये जो गिलाई है ये सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम पॉइंट में लिख लेते हैं। तो हमारा सेकंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इसका नाम है जेजुनम। और जेजुनम में बेटा मैंने बताया वॉल्स ऑफ jejunum contains numerous hair like structure called, so walls of jejunum contains numerous hair like structures and these hair like structures are called villi. Numerous hair like structure called villi, and as villi increases the surface area, so it increases also the rate of absorption of food. So walls of jejunum contains numerous hair-like structure called villi, which increases surface area and hence increases the rate of absorption and hence increases the rate of absorption. बेटा इस वाले पॉइंट पे डबल टिक लगाएंगे, इस पे 3 मार्क्स लिखेंगे। बेटा यहां लिखो 3 मार्क्स, बोर्ड में पूछा जा सकता है आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन दिया है, आपके एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन है कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसी का आंसर है कि वॉल्स ऑफ जेजुनम, यहां पे हम लिख सकते हैं वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया एंड हेंस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को डिजाइन किया गया है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, तो वहां पे हम यही बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जेजुनम पार्ट होता है वहां पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। आई थिंक सबको क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबको क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? लिख लो। ओके संजिता, आकृति, नीलाक्षी, सम्यक,
नया बच्चा जुड़ा है हमारे साथ, सुजल बख्शी। बेटा समझ में आया क्या क्या बता रहा हूं मैं? नहीं समझ में आया तो अभी मैं इसको, फिर अभी तो नहीं, इसके आगे बढ़ता हूं, वहां से समझेंगे, समझ में आएगा। सुजल, ओके ठीक है बेटा, लिख लिया सबने? रब कर रहा हूं इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट, जेजुनम। ठीक है, रब कर दूं बेटा? एक कोई भी एक बच्चा बता दो जल्दी से, रब कर दूं? रब कर रहा हूं मैं। अब देखो बेटा, हमने अभी तक पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डुओडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जेजुनम। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट पे, जिसका नाम है इलियम। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन है ये, और मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा वो वाला पार्ट है हमारा इलियम। ये पार्ट है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा थर्ड पार्ट है, इसका नाम है इलियम। इलियम का बेटा सिर्फ इतना काम है, देखो ज्यादातर एब्जॉर्प्शन तो सब हो गया जेजुनम में, जो फूड में स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन किया था उस फूड का एब्जॉर्प्शन हमने जेजुनम में कर लिया। अब जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड सॉलिड वेस्ट मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन भेज देगा लार्ज इंटेस्टाइन में। सॉलिड वेस्ट मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा और इस प्रोसेस में हेल्प करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम। लिख देते हैं क्या ये काम करता है इलियम। इट ट्रांसपोर्ट्स सॉलिड वेस्ट मटेरियल from small intestine to large इंटेस्टाइन। सिर्फ इतना काम है इलियम का बेटा, सिर्फ इतना काम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, जो फूड में बेटा जो जो जरूरी चीजें थी वो सब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर ली, और जो वेस्ट मटेरियल बचा फूड का, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट कर दिया इलियम ने। अब हम पढ़ रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट, और इस लास्ट पार्ट का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको रब करता हूं मैं और मैं स्टार्ट कर रहा हूं लास्ट पार्ट, जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, पहली बात तो आपको पता है जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेटा यही ड्रॉ कर लो। अब ये वाला ड्रॉ कर लो यहीं पे।
ठीक है, हो गया होगा सबका बेटा। ये देखो, इधर देखेंगे सारे लोग बेटा, ये देखो, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा 3 पार्ट्स हैं। ध्यान से देखो, इसका बेटा जो पहला पार्ट है, ये वाला जहां से ये कनेक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बेटा पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट का नाम है केकम। इसका नाम है बेटा केकम। ठीक है, और बेटा देखो, इधर देखो ध्यान से, यहां से ये पूरा, यहां से बेटा ये वाला असेंडिंग पार्ट, ये ट्रांसवर्स जो हॉरिजॉन्टल वाला है, ट्रांसवर्स वाला, और ये डिसेंडिंग वाला, ये लार्ज पाइप जो है यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा पाइप है हमारा, ये पूरा का पूरा पाइप है कोलोन। इसका नाम है कोलोन इलियम। आदित्य पूछ रहा है कि इलियम का क्या फंक्शन है। तो बेटा ये मैंने बताया कि इलियम क्या होता है। इलियम वो पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है। इलियम वो पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है। और मैंने बताया कि फूड का ब्रेकडाउन हो चुका पहले ही, और मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो गया। फूड में बेटा जितना भी न्यूट्रिएंट था, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, जितनी भी जरूरी चीजें थी, वो सारी की सारी चीजें हमने एब्जॉर्ब कर ली स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचा, जो चीजें हमें बाहर निकाल देनी है, जो हमें एक्सक्रीट करनी है, वो उस वेस्ट मटेरियल को इलियम ट्रांसफर कर देगा केकम में, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियम से सॉलिड वेस्ट मटेरियल केकम में आ जाएगा। वही लिखा है बेटा, इलियम में लिखा है मैंने कि इट ट्रांसपोर्ट्स सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। आदित्य क्लियर है तो यस लिखो। क्लियर हो गया, यस लिखो। ठीक है आदित्य, आगे देखो, ये देखो बेटा, ये है अब लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बताए। वो पार्ट जो इलियम से कनेक्टेड है, इस पार्ट का नाम है केकम। ये असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट है कोलोन। और ये लास्ट वाला पार्ट, इस लास्ट पार्ट का नाम है रेक्टम। लास्ट वाले पार्ट का बेटा नाम है रेक्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके कि केकम का क्या काम है, कोलोन का क्या वर्क है, फंक्शन है, और रेक्टम का क्या फंक्शन है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एनस का क्या फंक्शन होता है। 10 मिनट है हमारे पास, जल्दी जल्दी मैं इसको खत्म करता हूं। ठीक है, सबने आई थिंक ड्रॉ कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, रब कर रहा हूं बेटा। हम पढ़ रहे हैं बेटा अपना लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ा स्पीड में चलते हैं ताकि खत्म हो जाए 10 मिनट में। बेटा देखो, हम पढ़ रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया, पहले लिख देते हैं, कंटेन्स 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है बेटा, मैंने बताया केकम। तो केकम वो पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से, इलियम से वेस्ट मटेरियल को अपने पास रिसीव करेगा। ठीक है, लिख देता हूं, इट रिसीव्स सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, और मोर स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से। यही ब्रैकेट में लिख देता हूं,
कि मेनली ये इलियम से सॉलिड वेस्ट को रिसीव करता है। तो केकम का सिर्फ इतना काम है कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रिसीव कर लेगा। और बेटा देखो सेकंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, सेकंड पार्ट है कोलोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट कोलोन, और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है इवन बोर्ड में। ठीक है, देखते हैं कोलोन का क्या काम है। बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है कोलोन में, और इसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हेयर। क्या बताया मैंने बोला है बेटा यहां पे बेटा मैंने बोला कि हमें पता है, अब हमें बेटा पता है कि ये वाला है केकम, हमें पता है ये केकम, और हमें पता है ये पूरा है कोलोन, ये पूरा है कोलोन। मैंने लिखा है कि कोलोन में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। हमने देखा था कि फूड का एब्जॉर्प्शन मेनली हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन सारी चीजें तो वहां पे एब्जॉर्ब हो गई थी। अब किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? तो बेटा मेनली वाटर और कुछ मिनरल्स का। नीलाक्षी वेरी गुड। वाटर और कुछ मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो मैं लिख देता हूं, यहां ये लिख देता हूं, मेनली वाटर एंड minerals are reabsorbed। इस पे बेस्ड बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और या फिर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि वेयर डज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स, कहां पे होता है। अगर आ जाएगा कि कहां पे होता है तो हम लिखेंगे इट अकर्स इन द कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का बेटा लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, और लार्ज इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट का नाम है कि रेक्टम। थर्ड पार्ट है बेटा इसका रेक्टम। रेक्टम ये जो पार्ट है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है, और रेक्टम में हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल टेम्पोरेरली स्टोर होता है, कुछ देर के लिए रेक्टम में हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है रेक्टम में, याद रखेंगे। और फिर उसके बाद एक ग्लैंड है हमारा, वो कंट्रोल करता है कि कब डिफिकेशन करना है, मतलब कब एक्सक्रीट करना है। ठीक है, तो रेक्टम में याद रखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल टेम्पोरेरली वहां पे स्टोर हो जाता है, और फिर उस सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हम एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको हम इजेक्ट कर देते हैं, उसको हम बाहर निकाल देते हैं थ्रू आवर एनल ओपनिंग विच इज कॉल्ड एनस। लेकिन पहले लिखते हैं रेक्टम के बारे में, एक लाइन लिखते हैं, इट स्टोर्स सॉलिड वेस्ट मटेरियल टेम्पोरेरली। बस इतना है इसमें रेक्टम में। ठीक है, यहां पे हमने स्टोर किया सॉलिड वेस्ट मटेरियल। अब आ जाते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे लास्ट पार्ट पे, और इसका नाम है एनस। लास्ट पार्ट है हमारा एनस। तो एनस हमारा एक्सक्रीटरी ओपनिंग है, यह हमारा एक्सक्रीटरी ओपनिंग है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी एक्सक्रीटरी ओपनिंग है।
जहां से हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल हम एक्सक्रीट कर देते हैं। सॉलिड वेस्ट इज excreted थ्रू एनस। एनाल ओपनिंग के थ्रू, एनस के थ्रू हम अपना सॉलिड वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड this process is called defecation. Defecation means the process of removal of solid waste material. इसको हम बोलते हैं डिफिकेशन, जिसको कुछ लोग गांव में बोलते हैं संडास। ठीक ठीक है बेटा, कंप्लीट। हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है। बेटा मैंने स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो हम टॉपिक ये पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट जो आगे पढ़ेंगे बायो के साथ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको शायद जो स्टूडेंट्स बायो लेंगे आगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि ये न्यूट्रिशन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, कितना इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो हम धीरे धीरे, अभी तो पूरे साल हम साथ में पढ़ेंगे, तो कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा में ओलंपियाड में इधर उधर आती हैं, तो जैसे जैसे जब जब हमें याद आएगा तब तक हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आप भी कहीं से बेटा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो मुझे भी बताना, ठीक है? ठीक है बेटा, इतना हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है अपना। नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। वो देखते हैं हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन, वो हम उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक पूरा कंप्लीट है बेटा, अपनी तरफ से कंप्लीट करो। कोई डाउट होता है तो उस डाउट को आप मुझे व्हाट्सएप पे या कैसे भी सेंड करो, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, मजा आया सबको पढ़ने में? बाय लिखो, ठीक है? समझ में आया ना सबको? फरहान, संचिता, नीलाक्षी, हर्षित, ठीक है, सम्यक, आदित्य, गरिमा बाय, आकृति बाय। ओके बेटा बाय सबको। एनसीईआरटी से रीडिंग करना रिक्वेस्ट है मेरी आपसे सबसे। बाय बेटा सबको।